हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। यह अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का मूलभूत प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है हमारा, उसमें जो हमें बैंड्स मिलते हैं उनके आकार एवं उनकी तीव्रता के बारे में बताता है हमें। इस प्रिंसिपल के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ये कह रहा है कि किसी भी अणु में नाभिकीय गति या कंपन की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में संक्रमण इतने कम समय में होता है कि संक्रमण के तुरंत बाद नाभिक की स्थिति और संवेग वही होते हैं जो कि संक्रमण से पहले थे। मतलब क्या हुआ कि जो अणु है हमारा, उसके अंदर उसका जो न्यूक्लियस है, उसकी जो गति है या उसका जो वाइब्रेशन है, उसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के जो ट्रांजिशंस हैं वह बहुत कम समय में होते हैं। वो इतनी जल्दी से हो जाते हैं वो ट्रांजिशंस कि अणु का जो मॉलिक्यूल है उसके न्यूक्लियस को में की जो है स्थिति और संवेग वही रहता है, वो बदल ही नहीं पाता। उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में ट्रांजिशंस हो जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इतनी शीघ्रता से होते हैं कि अणु में नाभिकीय दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नगण्य होता है। क्यों? मतलब वही कि अणु में कंपन जो है वह होने से कंप्लीट होने से पहले उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि आणविक कंपन का समय होता है 10⁻⁻13 सेकेंड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो समय है वो क्या है 10⁻⁻15 सेकेंड। मतलब आणविक कंपन का जो समय है वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण है का जो समय लगने वाला है, उससे 100 गुना धीमा अणु में कंपन होता है। तो उससे 100 गुना धीमा कंपन है तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगा जब तक आणविक कंपन पूरा नहीं होगा, और जब आणविक कंपन पूरा नहीं हो रहा तो अणु की नाभिकीय दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, अर्थात जिन ट्रांजिशंस में, मतलब जो ट्रांजिशंस है जिनमें नाभिकीय दूरी में परिवर्तन नहीं होता, ऐसे जो बैंड बनते हैं, क्योंकि जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक और कंपन, इलेक्ट्रॉनिक तथा कंपन ऊर्जा स्तरों में वही संक्रमण सबसे ज्यादा पॉसिबल होगा जिसमें नाभिकीय दूरी में परिवर्तन नहीं हो, और नाभिकीय दूरी में जो परिवर्तन नहीं हो रहा है जो वही ट्रांजिशन ज्यादा पॉसिबल है। और जो ज्यादा पॉसिबल ट्रांजिशन है उनके जो करस्पॉन्डिंग जो बैंड्स हमें मिलेंगे उनकी क्या होगी, इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। अतः जिन ट्रांजिशंस में नाभिकीय दूरी परिवर्तित नहीं होती है ऐसे बैंड तीव्र होंगे, तथा जिनमें डिस्टेंस में परिवर्तन होता है, मतलब जिसमें नाभिकीय दूरी में परिवर्तन होता है, ऐसे बैंड्स वीक इंटेंसिटी के होंगे, न्यून तीव्रता के होंगे। दिस इज अ फ्रैंक कॉन्डन प्रिंसिपल। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट जो हमारा इसके अंदर है, दैट इज बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। बोर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन बोलते हैं इसको। ये कहता है कि किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, द्विपरमाणुविक अणु की कुल ऊर्जा जो है वह क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपन तथा घूर्णन ऊर्जाओं का योग होती है। किसी भी द्विपरमाणुविक मॉलिक्यूल अणु की जो कुल ऊर्जा होती है वह इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी का योग होती है उस अणु की। ठीक है, तो क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तीनों का योग होता है। तो हम अणु की कुल ऊर्जा में परिवर्तन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा ई टोटल इज इक्वल टू डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल। मतलब इन तीनों ऊर्जाओं में परिवर्तन का योग इज इक्वल टू टोटल एनर्जी में परिवर्तन। ठीक है, और ये जो तीनों एनर्जीज हैं कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल
एंड रोटेशनल, इनमें जो अप्रोक्सीमेट रिलेशन होता है जिसको हम कह रहे हैं कि सन्निकटतम कोटि क्या होती है, दैट इज डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक इज approximately equal to delta E vibrational into 10⁻³ which in turn is approximately equal to delta E rotational into 10⁻⁶। तो तीनों का जो अप्रोक्सीमेट रिलेशन है वो आपके सामने दिया गया। इसको हम बोलते हैं, ना तो इक्वल टू का साइन है ये, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, तो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा ई वाइब्रेशनल इंटू 10⁻�3, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके है, डेल्टा ई रोटेशनल इंटू 10⁻⁶। ठीक है, यह क्या है, यह माना जाता है कि घूर्णन तथा कंपन जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जो किसी भी अणु में घूर्णन हो रहा है, कंपन हो रहा है, वे दोनों एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। इसी को हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन या बॉर्न ओपेनहाइमर सन्निकटन कहते हैं। ठीक है, बॉर्न ओपेनहाइमर ने यह माना कि नाभिक जो है वो गतिहीन होता है। जब गति नहीं कर रहा है तो घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है और इसीलिए घूर्णन तथा कंपन एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन बोर्नहाइमर ने किसको सपोज करके या किसको मान के किया कि नाभिक गतिहीन है, अतः घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, उसको उसने बेस मान के इसने अपना अप्रोक्सीमेशन दिया। परंतु इसकी जो कम वीकनेस है इस अप्रोक्सीमेशन की, दैट इज ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन की जो वीकनेस है वो ये है कि घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन होता है। उसने माना कि नहीं होता है, बट ऐसा पाया गया कि इस घूर्णन के समय बंध लंबाई में परिवर्तन होता है तथा घूर्णन स्थिरांक जो होता है वह बंध लंबाई से प्रभावित होता है, बॉन्ड लेंथ से। ठीक है, तो ये इसकी बॉर्न ओपेनहाइमर के अप्रोक्सीमेशन की एक वीकनेस है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट इज बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन एंड फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल। थैंक यू सो मच।